अध्याय 390 गहन जांच। दादी, नाराज मत होइए। सावधान रहे कि आपके शरीर को चोट न पहुंचे। आपका शरीर पहले से ही अच्छा नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मियू दयनीय ढंग से सिसकने लगी। इस परिवार में आप मुझ पर सबसे अधिक स्नेह करते हैं। बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपकी रक्षा करना चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि आप आज देख सकते हैं, मिशू के शब्द वास्तव में शातिर हैं। उससे निपटना उसकी माँ की तरह ही मुश्किल है, जो जल्दी मर गई। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन चिंता मत करो, मैं मिशू को इतना आत्मसंतुष्ट नहीं होने दूंगी। देर सबेर तुम इस परिवार की इकलौती बेटी होगी। मियू ने रोना बंद कर दिया और सियाओफ का बुजुर्ग महिला की बाहों में झुक गई। मैं और कुछ नहीं मांगता, एक बस यही उम्मीद है कि दादी मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करती रहेंगी ताकि मैं संतुष्ट रह सकूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसने देखा कि दरवाजे की दरार पर रोशनी कम हो गई थी। जाहिर है कोई वहां खड़ा होकर सुन रहा था। मियू हैरान रह गई और बोली, लेकिन बहन अभी भी डैडी की जैविक बेटी है। चाहे वह मुझे कितना भी पसंद न करे, मैं वास्तव में उसे दूर नहीं कर सकता। मैं बस यही आशा करता हूँ कि डैडी मुझे और मम्मी को अतीत में हमने जो किया उसके लिए माफ कर दें। भविष्य में मैं दादी और पिताजी के प्रति समर्पित रहूंगा और अपने छोटे भाइयों की अच्छी देखभाल करूंगा ताकि बहन बिना किसी चिंता के विश्वविद्यालय जा सके। आप बहुत दयालु हैं। बुजुर्ग महिला ने प्यार से उसकी नाक पर चुटकी ली और अचानक कुछ सोचने लगी। मेजिंग ने अभी क्यों कहा कि तुम हत्यारे की बेटी हो? क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ था? मियू की सांसें गड़बड़ा गईं और उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। जियो जिंग ने बहुत सारे टेलीविजन नाटक देखे होंगे और बकवास कर रहा है। दादी, इसे दिल पर मत लो। जियो जिंग सिर्फ एक बच्चा है जो बड़ा नहीं हुआ है। बच्चों की बातों से कोई नुकसान नहीं होता है। तभी बुजुर्ग महिला ने पूछना बंद कर दिया, लेकिन मियू ने अभी अभी जो कहा वह सुना। वह असमंजस में पड़ गया। वह मेजिंग से पूछना चाहता था कि उसने अभी क्या कहा था, लेकिन जब वह सीढ़ियों पर खड़ा हुआ और उसने अपने बच्चों को लिविंग रूम में गंभीरता से पढ़ाई करते देखा, तो वह कुछ नहीं कह सका। रहने भी दो, आखिरकार यह एक छोटी सी लड़ाई थी। चूंकि मामला खत्म हो चुका था तो उसे दोबारा इसका जिक्र क्यों करना चाहिए? इसे ध्यान में रखते हुए मियून अध्ययन कक्ष में लौट आई और बाई लिंग की तस्वीर को देखती रही और उसे याद करती रही। अगले दिन जब मिशू ने मेजिंग और मियान को मेहे की अच्छी देखभाल करने और मेहे को अपनी नजरों से अकेला नहीं छोड़ने का निर्देश दिया, तो वह मिफैंग को एल्डरफैंग से मिलने ले गया। बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया था और अब जागीर में गोदामों का प्रबंधन नहीं कर सकता था, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए उसने अपने दांत पीस लिए और लगा रहा। मिशू को अपनी जांच से पता चला कि एल्डरफैंग के मूल रूप से 2 बेटे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके बेटे अविवाहित थे और कोई भी बूढ़े व्यक्ति को उसका समर्थन करने के लिए घर ले जाने को तैयार नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति केवल विला द्वारा व्यवस्थित गोदाम में ही रह सकता था। जब मिशू और मिफैंग ने उसे पाया तो बूढ़ा आदमी गोदाम में धूल जमा हुई पुरानी चीजों को छांट रहा था। हेलो बूढ़े आदमी, मैं मिशू हूँ। मिशू ने मुस्कुराते हुए संवेदना व्यक्त की और कहा, मैं अपनी माँ की ओर से आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ हूँ। बुजुर्ग फैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वह काफी देर तक मिशू को देखता रहा, यह पुष्टि करने के बाद कि उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। उसने असमंजस में पूछा, क्या तुम्हें गलत व्यक्ति मिल गया? मैं गलत नहीं हूँ, आप ही वह व्यक्ति है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। चलिए बैठकर बात करते हैं। वह जो पोषण अनुपूरक लाई थी वह विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए थी। वे सस्ते नहीं थे। बूढ़ा आदमी इतने सालों से इस जागीर में था, वह इन उपहारों का मूल्य कैसे नहीं बता सका। उसने जल्दी से चीजें वापस मिशू के हाथों में दे दीं। ये खाद्य पदार्थ बहुत कीमती हैं, मुझे वास्तव में इनकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैंने किसी की मदद भी नहीं की है। हाँ, आप कीजिए, मिशू ने मुस्कुराते हुए कहा। याद न करने के लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता। वास्तव में मेरी माँ को आपका अनुग्रह 6 साल पहले मिला था। मैं आज उनकी ओर से यहाँ हूँ। 6 साल पहले के उल्लेख पर बूढ़े बुजुर्ग फैंग की पलकें जोर से हिल गईं। वह बेचैनी से कुर्सी पर बैठ गया और बोला, 6 साल पहले? हाँ, मिफैंग ने विषय उठाया, बाई लिंग की एक तस्वीर निकाली और उसे सौंप दी। यह हमारी माँ है, तुम्हें उसे अभी याद रखना चाहिए, है ना? सबसे पहले दादाजी फैंग ने देखने के लिए अपनी धुंधली आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन जब उन्होंने अचानक फोटो में महिला को स्पष्ट रूप से देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि उनके हाथ में मौजूद फोटो लगभग जमीन पर गिर गई। क्या यह वह महिला नहीं है जिसकी 6 साल पहले पहाड़ी सड़क पर एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? ओह, उस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। श्री फैंग,
आपने गलत समझा। मिशू ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ यह जांच करने के लिए नहीं है कि मेरी माँ उस दुर्घटना में कैसे फंस गईं। मैं बस अपनी माँ को थोड़ा याद करता हूँ और उस स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ वह पहले जाती थीं। जब मैं विला की ओर चला तो मुझे याद आया कि उसने एक बार फोन पर मुझसे कहा था कि जब वह जागीर में थी तो उसकी कार में गैस खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि तब किसी ने उनकी मदद की थी। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आपको ही होना चाहिए। आखिरकार आप तेल के ड्रम जैसी चीजों को दूर रखने के लिए जिम्मेदार हैं। अध्याय 391 मुख्य साक्ष्य। ओह हाँ, मैंने उसे ब्रेक ऑयल की वह बाल्टी दी थी। दादाजी फैंग ने झिझकते हुए कहा, रुको। मिशू ने हैरान भाव से गोदाम में प्रवेश करते समय बूढ़े व्यक्ति की झुकी हुई आकृति को देखा। उसने और मिफैंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को एक दूसरे की आंखों में गहरा भ्रम दिखाई दे रहा था। मिफैंग ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, बहन, क्या आपको नहीं लगता कि इस बूढ़े आदमी को अच्छी तरह याद है कि उस समय क्या हुआ था? मिशू ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि वह शायद कुछ जानता है। आइए उसका अनुसरण करें और एक नज़र डालें। वे दोनों एक समझौते पर पहुंचे और चुपचाप पीछे चल दिए। दादाजी फैंग तेजी से पीछे के छोटे गोदाम की ओर चल दिए। भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देने के बाद धूल तुरंत बूढ़े व्यक्ति पर गिर गई। मिशू ने धूल साफ करने में मदद करने के लिए तुरंत एक टिश्यू निकाला। दादाजी फैंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लड़की, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। अब कुछ ही युवा तुम्हारे जैसे उत्साही हैं। वे सभी मेरे जैसे बूढ़ों को हेय दृष्टि से देखते हैं। यह कुछ भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसा करने को तैयार हैं। जैसे ही मिशू बोला, उसने पहले ही बूढ़े व्यक्ति के कंधे से धूल पोंछ दी थी। फिर उन्होंने असमंजस में कहा, मिस्टर फैंग, आप क्या ढूंढना चाहते हैं? बस हमें बताएं, मैं और मेरा भाई इसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। मिफैंग ने जल्दी से कहा, हाँ मिस्टर फैंग, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अपने आप को टाकम नहीं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बताएं। दादाजी फैंग ने राहत की सांस ली और गोदाम के सबसे अंदरूनी हिस्से में कबाड़ के ढेर की ओर इशारा किया। दुर्घटना के बाद मैनेजर ने मुझसे अप्रयुक्त ब्रेक ऑयल की बाल्टी को फेंकने के लिए कहा। मैं इसे फेंकना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसे चुपचाप रख लिया। बाद में मुझे याद आया कि यदि ब्रेक ऑयल समाप्त हो गया तो यह बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे स्टोर करने के लिए एक लोहे की बाल्टी ढूंढी। मिशू को इस बार इतने बड़े आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। मिफैंग ने उत्तेजना में अपनी मुठियां भींच लीं और तुरंत अपनी स्टाइम ऊपर कर लीं। मिस्टर फैंग, क्या आपने कहा था कि तेल की बाल्टी अभी यहाँ है? मैं इसे अभी ढूंढूं। ओह बच्चे, सावधान रहो, किसी भी चीज से मत टकराओ। दादाजी फैंग ने घबराहट से देखा जब मिफैंग के गोरे हाथ अचानक गंदे कबाड़ को छू गए। मिशू ने उसे धीरे से सांत्वना दी, चिंता मत करो, बस जियो फैंग को चीजें ढूंढने दो। वैसे ब्रेक ऑयल की यह बाल्टी इतने सालों तक क्यों रखी गई है? क्या बाद में किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया? इस तेल का उपयोग मृतकों द्वारा किया गया है। कौन अब भी इसका उपयोग करने की हिम्मत करता है? वे सभी दुर्भाग्य से डरते हैं। दादाजी फैंग के यह कहने के बाद उन्हें याद आया कि जिस मृत व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया था वह इन दो बच्चों की माँ थी और तुरंत अजीब तरीके से रुक गए। मेरा ये मतलब नहीं था। बच्चों, गलत मत समझना। आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ब्रेक ऑयल की यह बाल्टी रखकर आपने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। मिशू ने उसे लकड़ी की कुर्सी पर बैठने में मदद की। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मिफैंग ने पहले ही अंदर पड़े कबाड़ के ढेर को जल्दी से पलट दिया था। आखिरकार उसे तेल की बाल्टी धूल से भरी हुई मिली और वह खुशी से भाग गया। दीदी, मिल गया। मिशू ने तुरंत बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उससे पुष्टि के लिए पूछा। दादाजी फैंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए मुझसे मिलने आएंगे। वह कार दुर्घटना बहुत दुखद थी। ब्रेक ऑयल की यह बाल्टी संभवतः समाप्त हो चुकी है। वास्तव में इसे ढूंढना उपयोगी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो आगे बढ़ो। वैसे भी इसे रखना हमारे लिए बेकार है। मिशू ने तुरंत कटाटवकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे क्या कार दुर्घटना के बाद कोई ब्रेक ऑयल की इस बाल्टी को खोजने आया था? दादाजी फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहने से पहले कुछ देर तक ध्यान से सोचा। हाँ, वहाँ है। यह एक जवान आदमी है। उसने मुझसे ब्रेक ऑयल देने के लिए कहा। उस समय ब्रेक ऑयल को जागीर की संपत्ति माना जाता था। यदि यह खो गया तो मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। इसके अलावा उसका रवैया भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल मेरे दो बेटों की तरह।
मैंने इसे उसे नहीं दिया और वह बाद में मेरे पास नहीं आया। इसके उल्लेख पर दादाजी फेंग थोड़ा गुस्सा हुए बिना नहीं रह सके। वह उन पर हल्ला लगा, आप नहीं जानते, लेकिन जब उस युवक ने देखा कि मैंने चाहे कुछ भी हो उसे चीजें देने से इनकार कर दिया है, तो वह वास्तव में मुझे मारना चाहता था। मैं इससे नहीं डरता। अगर उसमें क्षमता हो तो वह मुझे पीट पीट कर मार डाले। वैसे भी मैं अब और जीना नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें मुझे मारने की हिम्मत है। वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस समय दादाजी फेंग थोड़े आत्मसंतुष्ट लग रहे थे। मिशु लगभग निश्चित था कि दादाजी फेंग ने जिस युवक का उल्लेख किया था वह हो नान था। वह घटना के बाद सबूत नष्ट करने के लिए ब्रेक ऑल की बाल्टी ले जाना चाहता था, लेकिन उसे दादाजी फेंग से मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिनका स्वभाव उससे भी ज्यादा खराब था। बाद में हो नान फिर से इसके लिए पूछने नहीं आया। वह शायद परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था क्योंकि मामला बीत चुका था। हालांकि इससे उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि किसी ने वास्तव में बाई लिंग की कार दुर्घटना के साथ छेड़छाड़ की थी। मिफैंग ने तेल के ड्रम का हैंडल भींच लिया और चाहा कि वह अभी चीजें पुलिस स्टेशन भेज सके और पुलिस से दुर्घटना की फिर से जांच करने के लिए कह सके। अध्याय 392 दो बार। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरे स्वभाव वाला या दुष्ट क्यों न हो, वे उस व्यक्ति से डरते होंगे जो मृत्यु से निडर हो नान को अनुचित व्यवहार करने की आदत थी। उनके तरीके लियू लैन के लिए उपयोगी थे, लेकिन वे दादाजी फेंग के लिए बेकार थे। मिशु ने दादाजी फेंग की बहादुरी की प्रशंसा की। बुजुर्ग व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से इसका आनंद लिया और खुशी खुशी उन्हें धूल भरी जगह से दूर ले गया। मिशु और हानफी कैप्टन वांग को चीजें सौंपने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए जाने से पहले वे बूढ़े व्यक्ति के साथ कुछ देर बैठे। जाने से पहले मिशु ने बूढ़े व्यक्ति से वादा किया कि वह उससे दोबारा मिलने आएगा। तभी दादाजी फेंग ने अनिच्छा से उन्हें जाते हुए देखा। जब तक मिशु और मिफैंग पुलिस स्टेशन से बाहर आए तब तक शाम हो चुकी थी। इस समय सड़कें व्यस्त थीं और काम से छुट्टी का समय हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिफैंग कितने चिंतित थे, वे स्थिति के बारे में पूछने के लिए केवल सोमवार को कैप्टन वांग के पास आ सकते थे। तेल का बैरल थाने बावका उन्हें राहत मिली। इस समय उसे अंततः भूख लगी, इसलिए उसने कुछ स्नैक्स खरीदने और आज रात अपने भाइयों के साथ जश्न मनाने की पहल की। मिशु ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों अच्छी समीक्षाओं वाले पास के रेस्तरां में गए। बिल का भुगतान कर दिया गया। जैसे ही मिशु कार से बाहर निकली, वह जियांग से टकरा गई जो बाहर इंतजार कर रहा था। वह तुरंत आश्चर्यचकित होकर उसके पास आई और उसका अभिवादन किया। क्या संयोग है, ऑल्सी भी यही खा रहा है। जियांग वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन फिर उसकी नजरों से बच गया और अजीब तरीके से खांसने लगा। हाँ, मास्टर सी के लिए आज आपसे मिलना सुविधाजनक नहीं है। मिशु ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जियांग से विदाई लेने के बाद उसने मिफैंग के साथ रेस्तरां में प्रवेश किया। दरवाजे पर जियांग को बहुत पसीना आ रहा था। मिशु को अपनी आंखों से हॉल में जाते हुए देखकर उसने मास्टर सी को फोन करने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। अप्रत्याशित रूप से उसकी कॉल कनेक्ट होने से पहले उसने मास्टर सी को रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पारदर्शी कांच के माध्यम से सीढ़ियों से नीचे आते देखा। शेन युआन ने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। उसने हल्के भूरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिससे वह गर्म और सौम्य लग रही थी। रेस्तरां की दूसरी मंजिल से नीचे उतरते समय उसने सफलतापूर्वक बहुत सारा ध्यान आकर्षित किया। दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति को वह सबसे अधिक आकर्षित करना चाहती थी, उसने उसकी ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। ऑल्सी, चलो अगली बार फिर से डिनर के लिए इस रेस्तरां में आएं। मुझे लगता है कि यहाँ के व्यंजनों का स्वाद अच्छा है। आप क्या सोचते हैं? जैसे ही उसने इतना कहा, शेन युआन ने पलटकर देखा कि मिशु कुछ ही दूरी पर एक खाली मेज पर बावजूनी भाव से बैठी हुई थी और उसे उदासी से देख रही थी। उसने तुरंत लूसी की ओर अपराधबोध से देखा और उसकी आंखों में सदमा देखा। शेन युआन ने अपनी हंसी रोक ली और मिशु से बात करने के लिए उसके पास चलने की पहल की। मिस में, क्या संयोग है? क्या आप यहाँ डेट और डिनर के लिए भी हैं? जैसे ही वह बोली, उसने मिशु के सामने बैठे लड़के को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। लंबे समय तक मिशु का अनुसरण करने के बाद मिशु ने उसके बाइविकटहीना आचरण को अपनाना भी सीख लिया। इस समय उसने लूसी की ओर निराशा से देखा और समझाया, मैं उसका छोटा भाई हूँ। शेन युआन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और अपना मुंह ढक लिया। वह पलटी और लूसी को प्यार से चिढ़ाया, तो तुम भाई बहन हो? देखो, मैंने गलती से गलत समझा। मुझे वास्तव में खेद है। आहसी, तुम्हें अब निश्चिंत हो जाना चाहिए। आहसी। मिशु ने उसका पता सटीक रूप से पकड़ लिया और बाउंड सिकोड़ ली।
लूसी भयभीत हो गई और उसने तुरंत समझाया, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मिस, मुझे सचमुच खेद है। आपके द्वारा अभी ऑर्डर किए गए इस व्यंजन के लिए कच्चा माल पर्याप्त नहीं है। आप कोई अन्य व्यंजन क्यों नहीं मटिम? हमारे पास अभी भी बहुत सारी विजिटर्स हैं। इससे पहले कि लूसी समझाती, वेटर ने टोक दिया। वह केवल अपना मुंह बंद कर सकता था। मिशू ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो इसे भूल जाओ। मैं अचानक अब और खाना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ। मुझे सचमुच खेद है। अगली बार स्वागत है। वेटर ने उसका पीछा किया और तब तक माफी मांगी जब तक उसने उसे भेज नहीं दिया। लूसी ने जल्दी से उसका पीछा किया और मिशू की बाह पकड़ ली। मेरी बात सुनो, मैं उसके साथ डेटिंग नहीं कर रहा हूँ। ऑल सी। शेन युआन ने धीरे से उसे पीछे से बुलाया और फिर शालीनता से आगे बढ़ गया। दादाजी ने अचानक मुझे वीडियो कॉल के जरिए फोन किया। आइए पहले उनके कॉल का जवाब दें। लूसी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मिशू ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। तब मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। इसके साथ ही उसने मिफैंग का हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे एक कैब में चढ़ गई जो उसके सामने खड़ी थी। रास्ते भर कार में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मिफैंग ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा और अस्थायी रूप से पूछा, दीदी, क्या वे दोनों वास्तव में उस तरह के रिश्ते में हैं? लेकिन मैं पिछली बार बता सकती थी कि वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से आपको पसंद करता है। नहीं पता। मिशू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और शेन युआन द्वारा लूसी को आहसी कहने की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उसने सांस लेने के लिए अधीरता से कार की खिड़की खोली। मिफैंग एक पल के लिए हियाक और उसे मनाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति दीदी को समझाना चाहता है। दीदी, नाराज मत होइए। आप पहले वह क्यों नहीं सुनते जो वह कहना चाहता है? यदि वह वास्तव में तुम्हें धोखा देने का साहस करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिशू ने अनुपस्थित मन से सिर हिलाया। सबूत मिलने के बाद उसे जो अच्छा मूड महसूस हुआ वह पूरी तरह से गायब हो गया था। अध्याय 393 से 393, रात में दिल से दिल की बात। रात के खाने के बाद मिशू कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती थी। मिफैंग ऊपर जाने ही वाला था कि उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहन उदास दिख रही थी। वह चिंतित होकर उसका पीछा करने लगा। वे दोनों आंगन के छोटे मंडप में चले गए और बैठ गए। गर्मियों की शुरुआत में अभी भी बहुत सारे मच्छर थे। मिशू ने अवचेतन रूप से अपनी बाहों को गले लगाया और अंधेरी रात को देखा। कल बारिश होनी चाहिए। कितने अफसोस की बात है। मैं जियोहे को खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहता था। डॉक्टर ने कहा कि जियोही ठीक हो रहा है और वह बाहर घूमने जा सकता है। क्यों न हम जियोजिंग और यायना को अगले सप्ताहांत बुलाएं और जियोही को खेलने के लिए बाहर ले जाएं। मिफैंग उसके बगल में बैठ गया और मुस्कुराया। मिशू ने धीरे से सिर हिलाया, अपना सिर घुमाया और धीरे से कहा, अगर ब्रेक ऑल समाप्त होने के कारण अंदर मौजूद पदार्थ की संरचना को सत्यापित नहीं कर सकता है तो हमें फिर से बिना कुछ लिए काम करना चाहिए। मिफैंग ने रुककर कहा, बहन, अगर पिताजी को पता होता कि वांग यू ने मां को मारने के लिए किसी को काम पर रखा है तो क्या वह वांग यू पर मुकदमा करने और उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाने के लिए सहमत होंगे? मिशू ने अपनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ लीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोचता है, मैं उस महिला को इसकी कीमत को कहूँ। यह मत भूलो कि पिताजी की वजह से वह हो नान के लिए इतने पैसे निकाल सकी थी और पिताजी का पैसा मां के साथ एक कंपनी खोलकर कमाया गया था। उसने मां के पैसे का इस्तेमाल मां की जिंदगी खरीदने के लिए किया। मिफैंग ने अवचेतन रूप से अपनी मुठियां भींच लीं। मैं नहीं भूला हूँ। भले ही मैं अपने जैविक पिता को स्वीकार न करूं, मुझे अपनी मां का बदला अवश्य लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मेरे छोटे भाई भी ऐसा ही सोचते हैं। मिशू ने अपने पतले होंठ बांक और थोड़ी देर बाद अचानक शांत हो गई। वह हल्की सी मुस्कुराई और उसके सिर को छूने के लिए आगे बढ़ी। जियोफैंग, जब मैं भविष्य में विश्वविद्यालय जाने के लिए लिन सिटी छोड़ूंगा तो मुझे परिवार की देखभाल के लिए तुम्हारी जरूरत होगी। लेकिन कुछ ही समय बाद तुम भी घर छोड़ दोगे। मिफैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, अपना सिर नीचे कर लिया और उदास होकर पूछा, बहन, तुम जहां चाहो विश्वविद्यालय जा सकती हो। तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन वह आदमी आज, उसका जिक्र मत करो। मिशू ने अस्वाभाविक रूप से दूर देखा। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मैं कॉलेज के लिए किसी भी जगह जा सकती हूँ। मुझे उस पर विचार क्यों करना चाहिए? लेकिन आप तो बहुत परवाह करती हो बहन। मिफैंग ने उसके विचारों को समझ लिया, लेकिन वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वास्तव में, एक छोटे भाई के रूप में, मैं वास्तव में नहीं चाहता कि तुम्हें इतनी जल्दी कोई प्रेमी मिल जाए। लेकिन अगर आप उसे बहुत पसंद करते हैं
तो आपको अपने और उसके बीच के संदेह और शंकाओं का समाधान करना चाहिए। आपको चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। आप बहुत कुछ जानते हैं। मिशु ने मुस्कुराकर उसे चिढ़ाया। क्या आपके परिवार के पीछे पहले से ही आपकी कोई छोटी प्रेमिका है? मिफैंग शर्मा गए और तुरंत इनकार कर दिया, नहीं बहन, बकवास मत करो। मिशु उसकी मासूम प्रतिक्रिया पर जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई वास्तविक आनंद नहीं था। केवल अकेलापन ही था जो और अधिक मजबूत होता गया। मिफैंग ने इसे स्पष्ट रूप से सुना और उदास होकर अपने मुंह के कोनों को नीचे दबा लिया। दीदी, अगर तुम हंसना नहीं चाहती तो मत हंसो। एक हल्की आह हवा में फैल गई। मिशु ने अचानक हंसना बंद कर दिया। उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढांक कर दिया था, जिससे उसकी भावनाओं को देखना असंभव हो गया था, लेकिन उसकी आवाज असाधारण रूप से ठंडी थी। वापस जाओ, बहुत देर हो गई है। ठीक है। मिफैंग के शब्द उसके गले में अटक गए थे। उसके सामने एक आदमी जो कहीं से आया था, उस व्यक्ति को देख रहा था जिसके बारे में वह रात भर सोच रहा था। उसकी पतली उंगलियां उसकी बाह को पकड़ रही थीं और उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे। मत जाओ। मिशु ने अचानक अपना सिर उठाया और लूसी की थकी हुई आंखों से सदमे में मिला। तुम यहाँ क्यों हो? उसने पचाब भी नहीं सुनी। लूसी ने आह भरी और उसका हाथ पकड़ लिया, उसे दूर खींचने ही वाली थी। मिफैंग ने तुरंत कहा, ठीक है मास्टर सी, आप यहाँ सिस्टर से बात कर सकते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है। लूसी ने उसकी ओर सिर हिलाया, फिर अपना कोट उतार दिया और मिशु को पहना दिया। तुम यहाँ रात में मच्छरों को क्यों खिला रहे हो? तुम अपने लिए एक अतिरिक्त कोट क्यों नहीं पहनते? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप यहाँ क्यों हैं? आप कब आए? मिशु ने बिना पलके झपकाए उसे देखा। यह कहना झूठ होगा कि वह दुखी थी। लूसी ने अपना सिर नीचे किया और उसे गंभीरता से समझाया, मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए मैं आया। मैं तब आया जब तुम उदास होकर हंस रहे थे। मिशु शर्मा गई और जल्दी से दूसरी ओर देखने लगी, उसे छिपाने की कोशिश करने लगी। आपको अंदर किसने जाने दिया? आप अतिक्रमण कर रहे हैं। पता चला कि उसकी हंसी इतनी तेज थी कि उसने उसके पास आते डमों की आवाज को भी ढक लिया। लूसी ने उसका चेहरा पकड़ लिया, उसे उसकी ओर देखने के लिए मजबूर किया। आप मेरे शेन युआन के साथ रात्रिभोज करने से नाराज हैं। मिशु ने अपना हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, अपनी चापलूसी मत करो। यह आपका व्यवसाय है कि आप किसके साथ खाना चाहते हैं। इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या होगा अगर मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए उसके साथ खाना खाया? लूसी उसे घूरती रही। मिशु ने असंतोष से उसकी ओर देखा। मुझे एक बहाने के रूप में प्रयोग मत करो। मैंने तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं किया। अध्याय 394 से 394, उसके लिए विकसित भावनाएं। फिर मैं तुम्हें धीरे से बताऊं, ठीक है? लूसी ने लगभग विनती भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। मिफैंग के शब्द अभी भी मिशु के कानों में गूंज रहे थे। मिशु चुप हो गया, उसे उकसाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने से असामान्य रूप से परहेज किया। इसके बजाय वह एक कदम पीछे हट गई, दूसरी तरफ बैठ गई और अजीब तरीके से बोली, ठीक है, फिर आगे बढ़ें। मुझे सोने के लिए वापस जाने की जल्दी है। लूसी हंसी और आज्ञाकारी रूप से उसके सामने बैठ गई। शेन युआन। जैसे ही उसने यह नाम कहा, उसने गौर से देखा कि मिशु का शरीर अचानक अकड़ गया। लूसी बेबसी से मुस्कुराई। मैं आज रात उसके साथ डेटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने दादाजी के आदेश के कारण उसके साथ खाना खाया। अंत में वह आम भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेरी सगाई शेन युआन से हुई थी, लेकिन जब मैं छोटा था तो यह सिर्फ मेरे बड़ों का मजाक था। मेरे दादाजी और उसके दादाजी गुप्त रूप से सहमत थे। बाद में दोनों परिवारों ने एक दूसरे से ज्यादा संपर्क नहीं किया, इसलिए किसी ने भी इस मामले का दोबारा जिक्र नहीं किया। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं भी भूल गया था कि ऐसी कोई बात थी। मिशु चुपचाप सुनता रहा, छाया में छिपा, ठंडा और दूर, किसी भी भावना को उजागर करने से इनकार कर रहा था। लूसी ने अनजाने में उससे थोड़ी दूरी तय करने का नाटक किया और समझाना जारी रखा, मैंने अभी उसके साथ एक सौदा किया है। हालांकि दादाजी ने मुझे शेन युआन से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन उन्होंने लुयान से कुछ सुना और ऐसा लगता है कि वह आपके प्रति पक्षपाती हैं। शेन परिवार एक महत्वपूर्ण क्षण में है और उसे कनेक्शन की सबसे अधिक आवश्यकता है। शेन युआन ने मुझसे वादा किया कि जब तक मैं इस कृत्य में उसका साथ देता हूं और शेन परिवार को इस संकट से बचने देता हूं, वह व्यक्तिगत रूप से मेरे दादाजी को समझा देगी कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, और वह लुयान को सुझाने में भी मेरी मदद करेगी। फिर हमारे परिवारों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वह हम दोनों को भविष्य में एक साथ रहने में बाधा नहीं डालेगी।
दादाजी ने जोर देकर कहा कि मैं आज रात उनके साथ डिनर पर जाऊं। क्या आप मेरा स्पष्टीकरण स्वीकार कर सकते हैं? मिशु को लू यान के शामिल होने की उम्मीद नहीं थी। उसने बाउंडम सिकोका कहा, शेन युआन लू यान से कैसे नापट? लूसी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह मुस्कुराया और अपने होठों को सीधा कर लिया। लू यान ने मेरे दादाजी को तुम्हारे और उनके बचपन के प्रेमी होने के बारे में बताया था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें तुम पर क्रश था। ऐसी परिस्थितियों में दादाजी हमारे साथ रहने के लिए सहमत नहीं होंगे। आखिर वह मेरा भतीजा है। मैं बहुत अधिक क्रूर नहीं हो सकता, इसलिए शेन युआन के लिए उसे सुलझाना बिल्कुल सही है। मिशु समझ गई और उसका चेहरा ठंडा हो गया। मुझे मत बताओ कि तुमने शेन युआन को लू यान की भावनाओं को धोखा देने के लिए कहा था। लूसी को पता था कि उसने उसे गलत समझा है। घबराहट में समझाते हुए वह मिशु के पास बैठ गया। ऐसा नहीं है, शेन युआन को लू यान में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह क्या करने की योजना बना रही है, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, बात शेन युआन अभी भी चाहती है कि शेन परिवार लिन सिटी में सुरक्षित रूप से विकसित हो। वह लू परिवार को कभी नाराज नहीं करेगी। मेरी भाभी को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। लू यान की मां के बारे में सोचकर मिशु को थोड़ी राहत मिली। वह बहुत सख्त थी और उसे अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। वह शायद किसी को भी आसानी से लू यान को चोट नहीं पहुंचाने देगी। यह पता चला कि लूसी और शेन युआन सार्वजनिक रूप से सिर्फ इसलिए एक साथ थे ताकि बाहरी दुनिया को लगे कि लू परिवार शेन परिवार का समर्थन कर रहा है और शेन परिवार को वापसी करने का मौका दे रहा है। मिशु लूसी से यह सौदा छोड़ने के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि शेन युआन ने एक बार उस पर एहसान किया था। भले ही शेन युआन वास्तव में लूसी को पसंद करता था और उसके लिए आया था, मिशु को शेन युआन को दूर करने का कोई कारण नहीं मिल सका। मामला समझाने के बाद मिशु के तनावग्रस्त कंधे शांत हो गए। आखिरकार उसे पता चला कि जब वह ध्यान नहीं दे रही थी तो लूसी उसके बहुत करीब बैठी थी। वह तुरंत असंतुष्ट होकर किनारे हो गई और डंटत हुए बोली, फिर आप यह क्यों कहते हैं कि यह मेरे लिए है? यह स्पष्ट रूप से आपके लिए है। हाँ, लूसी ने बिना किसी प्रतिशोध के इरादे के तुरंत जवाब दिया। बेशक यह मेरे लिए है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ आने के बाद तुम्हें अपने परिवार की ओर से इतनी सारी बाधाओं का सामना करना पड़े। अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते बनाऊंगा और फिर उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जाओ। मिशु की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आसमान में आतिशबाजी कर दी हो। वे चमकदार तो थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जितने आकर्षक नहीं थे। मैं उस दिन का इंतजार कर सकता हूँ, है ना? लूसी और करीब नहीं आ सका। उनकी सांसों ने संकीर्ण हवा को नम और गर्म कर दिया। मिशु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे। खांसी, हल्की खांसी ने दोनों के बीच के अस्पष्ट माहौल को तोड़ दिया। लूसी ने अप्रसन्नता से पीछे देखा, तभी मियान और मिजिंग को उसकी ओर घूरते हुए देखा। मियान ने मिशु की बाहों में कुछ कदम उठाए, अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और लूसी को दूर धकेल दिया। बहन मेरी है, तुम बड़े झूठे हो। मेरी बहन का अपहरण करने के बारे में सोचना भी मत। लूसी नाराज नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना माथा झुकाया। छोटे लड़के, क्या तुम्हें पता है अपहरण का मतलब क्या होता है? मुझे पता है, इसका मतलब है महिलाओं का अपहरण करना। मियान ने उसे घूर कर देखा, इस डर से कि जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो यह बड़ा झूठा व्यक्ति उसकी बहन को बेच देगा। अध्याय 395, अफवाहें। या ना, उन शब्दों का प्रयोग न करें जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। मिशु ने छोटे लड़के को टियस्कायोव का गले लगाया और मिजिंग के पास चलने का अवसर लिया। देर हो रही है, हम आराम करने जा रहे हैं। अब आप जा सकते हैं। यह अतिथि को विदा करने का संकेत था। लूसी ने असहाय होकर कहा, ठीक है, मैंने पहले ही वह सब कुछ समझा दिया है जिसे समझाने की आवश्यकता है, जब तक कि आप अकेले उदास न रहें। कौन दुखी है? मिशु ने उसकी ओर देखा और अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर चली गई। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं, लेकिन उसका चेहरा जल रहा था। अगला दिन चुरुई का लिन शहर में रुकने का आखिरी दिन था। मिशु ने विशेष रूप से उसे एक छोटी सी सभा के लिए अपने घर आमंत्रित किया। जैसे ही मियान ने सुना कि इस व्यक्ति ने ग्रामीण इलाकों में उसकी बहन की बहुत मदद की है, उसने तुरंत बटलहू को सब्जियां धोने और टेबल साफ करने में मदद की। ओह, लिटिल यंग मास्टर, आपको बस किनारे पर आराम करने की जरूरत है। कोई तो ये चीजें करेगा। बटलहू को डर था कि अगर मियान इस तरह इधर उधर भागेगा तो उसे चोट लग जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से कांटा हटा लिया। मियान ने मुंह बनाकर अप्रसन्नता से कहा, बहन उन्हें लेने के लिए पहले ही बाहर जा चुकी है।
ये लोग बहुत अनाड़ी हैं और अभी तक तैयार नहीं हैं। मैं चिंता कैसे नहीं कर सकता। खुयान ने मन ही मन सोचा, पारिवारिक मामलों के बारे में चिंता करने की इस छोटे पूर्वज की बारी कब से है। उसने तुरंत उसे मनाने का बहाना ढूंढ लिया। आप यह देखने क्यों नहीं जाते कि यंग मास्टर में ही तैयार है या नहीं? क्या उसने यह नहीं कहा कि वह मिस की दोस्त से मिलना चाहता है? मुझे चिंता है कि वह थोड़ा घबरा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। मेहे के उल्लेख पर मियान वास्तव में आज्ञाकारी बन गया। उसने निर्णायक ढंग से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर जल्दी से इस जगह को व्यवस्थित करो। मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से इसका निरीक्षण करने आ रहा हूँ। हाँ हाँ, खुयान ने तुरंत सिर हिलाया और उसके पीछे झुक गया। जब तक उसने मियान को वास्तव में यंग मास्टर मेहे के कमरे में ऊपर जाते नहीं देखा तब तक उसने राहत की सांस नहीं ली। जब वह दोबारा मुड़ा तो वह पहले से ही गंभीर था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और इस जगह को साफ करो। क्या आप यंग मास्टर द्वारा बाद में आपके लिए परेशानी खड़ी करने का इंतजार कर रहे हैं? साफ करने के लिए क्या है, बस कुछ साधारण भोजन बनाओ। वह एक देहाती लड़का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या खाता है। मिशु के लिए पूरे परिवार की व्यस्तता से असंतुष्ट बुढ़िया ने समय समय पर खरबूजे के बीज जमीन पर उगल दिए, जिससे घर के नौकरों को बार बार फर्श साफ करना पड़ा। दादी, ऐसा मत कहो। आखिरकार वह बहन का अच्छा दोस्त है। जिसके बारे में बात करते हुए, बहन इतने सालों से ग्रामीण इलाकों में रह रही है। उसका वो लड़का बहुत ख्याल रखता होगा। हमें आभारी होना चाहिए। मिमियू ने बुजुर्ग महिला के लिए सिर्फ कायलत समय मुस्कुराते हुए उसे मना लिया। यह सुनकर बुजुर्ग महिला ने अपनी आंखें घुमा लीं। यह सही है ममा, आपने मुझे याद दिलाया। वह लड़का अवश्य ही उस लड़की का प्रेमी होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे घर ले जाने पर जोर दिया। मिमियू ने कुछ ही दूरी पर हुयान के क्रोधित चेहरे पर नजर डाली और जल्दी से कहा, दादी, बहन का कोई प्रेमी क्यों होगा? ज्यादा मत सोचो, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। मुझे लगता है कि उनका रिश्ता निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। जो बच्चे ग्रामीण इलाकों में पले बड़े हैं वे जंगली और अशिक्षित हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर तौर पर बुजुर्ग महिला की बातें और भी अप्रिय होती जा रही थीं। खुयान तनावग्रस्त चेहरे के साथ उसके पास आया और उसे रोका। मैडम, पिछले कुछ वर्षों में जब मिस ग्रामीण इलाके में रहती थीं, तो उनके साथ आपके परिवार का कोई सदस्य भी आया था। अगर मिस के पास वास्तव में कुछ है तो राष्ट्रपति में को अवश्य पता होना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम उसे फंसाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हो? मत भूलो, तुम हमारे परिवार के लिए सिर्फ एक कार्यकर्ता हो। मानो या न मानो, मैं अपने बेटे से तुम्हें तुरंत नौकरी से निकालने के लिए कहूंगा। बुजुर्ग महिला ने किसी को मुंह नहीं दिखाया। हालांकि उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी वह अपने बेटे की पहचान के साथ इस परिवार में जो चाहे करना चाहती थी। यह देखकर मिमियू ने जल्दबाजी में बटलहू के लिए बात की। दादी, बटलहू के लिए चीजों को मुश्किल मत बनाओ। मैं उस बूढ़ी औरत को जानता हूँ जो ग्रामीण इलाकों में बहन के साथ गई थी। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं इसे सत्यापित करने के लिए अभी उसे कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब लड़ो। मैं देखना चाहूंगा कि क्या वह लड़की पहले से ही किसी दूसरे आदमी के साथ रह चुकी है। इससे पहले कि बुजुर्ग महिला अपनी बात खत्म करती, खुयान हल्के से खांसने लगा, थोड़ा गुस्से में लग रहा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने मिशु को बड़े होते देखा था। भले ही वह सिर्फ एक साधारण राहगीर था, वह दूसरों को उसकी पीठ पीछे एक लड़की की मासूमियत को बेईमानी से बदनाम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुजुर्ग महिला मिशु को कितना पसंद नहीं करती थी। उसके चेहरे पर कुछ बातें कहना ठीक था, लेकिन उसकी पीठ पीछे गंदी अफवाहें फैलाना बहुत ज्यादा होगा। इस समय मिमियू को अभी भी शुद्ध और सौम्य होने की अपनी सुंदर छवि को बनाए रखना था। बेशक वह बुजुर्ग महिला को अपने सामने बटलहू से बायत नहीं देखना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि वह मिशु की रक्षा कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह ओल्ड वैंग के ग्रामीण इलाकों में मिशु के घृणित व्यवहार के बारे में सभी को सुनाने का अवसर लेना चाहती थी। उसे यकीन था कि ओल्ड वांग कभी भी मिशु के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा। अध्याय 396 में परिवार का दौरा करें। जैसे ही कॉल किया गया, शोरगुल वाला लिविंग रूम धीरे धीरे शांत हो गया। ठंडी और मशीनी महिला आवाज ने उसे याद दिलाया कि दूसरे पक्ष का फोन बंद हो गया है। मिमियू स्तब्ध थी। एक भयानक संभावना के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, मिस्सी वापस आ गई है। बटलहू ने मिमियू और बुजुर्ग महिला को पीछे छोड़ दिया और तुरंत अपने लोगों को उनके स्वागत के लिए ले गए। चुरुई को मिशु के पीछे आते देखकर वह सम्मानपूर्वक मुस्कुराया और कहा, यह मिस्सी का अच्छा दोस्त होगा। कृपया अंदर आओ।
आपको बटलहू होना चाहिए। मेरा नाम चू रुई है। मैंने सुआ को अक्सर आपका जिक्र करते हुए सुना है कि आप उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। चू रुई ने विनम्रतापूर्वक वह उपहार सौंप दिया जो उसने पहले तैयार किया था। हालांकि यह सिर्फ कुछ फल और स्नैक्स थे और इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, फिर भी यह उनकी सराहना का प्रतीक था। बटलहू इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिस्सी ने मुझे यह भी बताया कि जब वह आपके साथ होती थी तो अक्सर आप उसका ख्याल रखते थे। कृपया अंदर आएं। आप आज एक सम्मानित अतिथि हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे फोन करें। धन्यवाद बटलहू। चू रुई मिशू के पीछे अपने जूते में बदल गया। जब वह लिविंग रूम में गया तो सोफे पर बूढ़ी औरत और लड़की को देखकर थोड़ा चकित रह गया। बटलहू ने जल्दी से उनसे परिचय कराया। यह मिस्सी की दादी है, हमारे में परिवार की बूढ़ी महिला। यह है मिमियू ने अपना परिचय देने की पहल की। मैं मिमियू हूँ। आप मेरी बहन की दोस्त हैं, इसलिए आप भी मेरी दोस्त हैं। कृपया बैठिए। ठीक है। यह चू रुई का यहाँ पहली बार था। उसे घर पर किसी बुजुर्ग के होने की उम्मीद नहीं थी। वह तुरंत थोड़ा आरक्षित हो गया। बैठने के बाद उसने अपने हाथ रगड़े और घबराते हुए कहा, नमस्कार दादी। मुझे नहीं पता था कि आप घर पर हैं। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा उपहार खरीद लूं तो कैसा रहेगा? बुजुर्ग महिला ने खर्राटे लिए और व्यंग्यात्मक रूप से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने ऊपर देखा और देखा कि मिशू उसे घूरकर देख रही है। उसकी जुबान पर जो ताना देने वाली टिप्पणियां थीं, वे अचानक बोली नहीं जा सकीं। बुढ़िया ने अपनी क्षणिक कमजोरी से चिढ़कर बाउंडन सिकोआ का अप्रिय स्वर में कहा, चूंकि तुम खाली हाथ आए हो, यह तुम्हारा अपना काम है। एक ने तय कर नहीं करेगा। आखिरकार तुम्हें मिशू द्वारा वापस लाया गया था, और यदि तुम स्वयं को मूर्ख बनाते हो तो इससे मेरी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगेगी। चू रुई का चेहरा और भी लाल हो गया। वह लगभग तुरंत ही सोफे से उछल पड़ा। मैं इसे अभी खरीदूंगा। मिशू ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, उसकी परवाह मत करो। मैं पहले से ही खुश हूं कि आप मुझसे विशेष रूप से मिलने आए। आओ, मैं तुम्हें भोजन कक्ष में ले चलता हूँ। मेरे भाई वास्तव में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। उसकी बातें सुनकर चू रुई को काफी बेहतर महसूस हुआ। वह बुजुर्ग महिला की ओर देखकर माफी मांगते हुए मुस्कुराया और फिर तेजी से मिशू के पीछे रेस्तरां में चला गया। अंकल हु, जियोफैंग और अन्य लोगों को बुलाओ। मिशू को एक यादृच्छिक सीट मिली और उसने चू रुई को अपने पास बैठने के लिए कहा। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। यह मेरा घर है। भले ही तुम उसके लिए कुछ लेकर आओ, मैं उसे वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करने दूंगा। लेकिन आखिरकार वह आपकी दादी हैं। चू रुई बता सकता था कि मिशू और बुजुर्ग महिला के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस यह सोचा कि मिशू घर पर बड़ा नहीं हुआ और बुजुर्ग महिला के करीब नहीं था। मिशू मुस्कान और आगे समझाने का उनका इरादा नहीं था। उसने नानी से एक कप गर्म चाय डालने को कहा। मैं तुम्हें रात के खाने के बाद घुमाऊंगा। तुम कल जा रहे हो। मैं इन दिनों आपका साथ देने में बहुत व्यस्त था। कोई बात नहीं, इस बार यह मेरी गलती है। मुझे बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। अगली बार मैं आपको पहले से सूचित करूंगा। वैसे भी अब हमारे पास पहले से ही एक दूसरे की संपर्क जानकारी है। जैसे ही चू रुई ने बात की, उसने अपना फोन लहराया। मिशू पूरे दिल से मुस्कुराई। हाँ, भविष्य में हमारे लिए एक दूसरे से संपर्क करना बहुत सुविधाजनक होगा। वैसे आपने मुझे यह नहीं बताया कि किसने आपको मुझे ढूंढने के लिए हाई स्कूल आने के लिए कहा था। मुझे इस व्यक्ति को धन्यवाद देना होगा, अन्यथा मुझे डर है कि मैं आपसे संपर्क को ढूंढूंगा। नहीं पता कि हमें मिलने में कितना समय लगेगा। चू रुई ने बाआम चढ़ा ली और स्पष्ट रूप से कहा, दरअसल मुझे आपके बारे में खुद पता चला। मैंने यह पहले इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि आप बुरा मान जाएंगे। अब और मत पूछो, वैसे भी अब परिणाम अच्छा है। मिशू ने सोच समझकर सिर हिलाया। वह अच्छी तरह से जानता था कि लू यान ने उसकी पीठ पीछे चू रुई से गुप्त रूप से संपर्क किया होगा, इस उम्मीद में कि लूसी पीछे हट जाएगा। लू यान के बारे में सोचते हुए मिशू को सिरदर्द महसूस हुआ। उसने बस विषय बदल दिया और कहा, इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद मैं विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए राजधानी जाऊंगी। तब हम करीब होंगे, फिर हम अक्सर मिल सकते हैं। चू रुई की आंखें खुशी से भरी थीं। हालांकि वह इस बार जल्दी में लिन सिटी आ गया। सौभाग्य से वह देख सका कि मिशू एक अच्छा जीवन जी रहा था और उसे इतनी अच्छी खबर मिली थी। भले ही वह कई दिनों की कक्षाओं से चूक गया था, फिर भी चू रुई को लगा कि यह इसके लायक है। जल्द ही सीढ़ियों पर तेज डमोम की आहट सुनाई दी। निश्चित रूप से मियान सबसे पहले दौड़कर आई और चू रुई का अभिवादन किया। छोटा लड़का बहुत मिलनसार था।
अपने से काफी बड़े चूरूई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सगे भाई को देख रहा हो। क्या तुम वही लड़के हो जो मेरी बहन के साथ बड़ा हुआ है? मेरी बहन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। अब से तुम मेरे भाई बनोगे। हमारे साथ समारोह में खड़े मत रहो। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।